Okay, let us now talk about okay. So let us now talk about check करना है वीडियो. Let us now talk about the next point. कल हमने बच्चे 6 पॉइंट पढ़े थे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? एनीवन? मालिका आप बताओ. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगता है? वर्किंग. चलो एक पॉइंट पढ़ के सुनो आप. The force of attraction between the two bodies of universe is dependent on following factors. Force is directly proportional to m1 m2 and force is inversely proportional to 1 upon r square. सही है. ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था बच्चों वो ये था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जैसे ये दो बॉडीज हैं m1 और ये बॉडी है यहाँ पे m2, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था यहाँ. ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी. एक चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट थी. दूसरी चीज थी इसके अंदर इम्पोर्टेंट कि मीडियम जो मर्जी हो, मीडियम जो मर्जी हो, बॉडीज के बीच में जो फोर्स है दैट विल रिमेन अनचेंज, दैट विल रिमेन सेम. ये दो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है. और एक्शन रिएक्शन तो बनते ही है. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का वो तो यहाँ पे लग ही है. ओके, कोई डाउट इसमें? Now, अब मैं बच्चों तुम्हें क्वेश्चन देने जा रहा हूँ. Suppose there are two planets. One planet having mass 6 into 10 to the power 24 kg और एक दूसरा planet है जिसका मास है 5 into 10 की पावर 24 kg या सिंपली 24 kg मास है. ओके, स्मॉल m. ओके, and both of them having distance of 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is the distance between them. What is 1 AU? It is equal to 1.10 raised to power 11 meter approximately. 1.5 लेंगे. 1.5 10 की पावर 11 मीटर. या आप ये भी छोड़ो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आप उसको 10 की पावर 11 मीटर मान के चलो. नाउ टेल मी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज. सबसे आसान क्वेश्चन. फाइंड F बिटवीन टू बॉडीज. चलो निकाल के दिखाओ. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया, 9th लेवल का. फाइंड F बिटवीन टू बॉडीज. तो इसका आंसर होगा F इक्वल टू GMM. बच्चों आप लोग भी करके दिखाओ, ऑनलाइन बोलो, आप लोग भी करके दिखाओ क्या आंसर आना चाहिए. सॉल्व करो और उसका फोटो खींच के भेजो मुझे. F इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगाएंगे तो G की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 इंटू मासेस है बच्चों 6 into 10 की पावर 24 और A के 10 की पावर 24 डिवाइड बाय R स्क्वायर. R मतलब D, R इक्वल टू D. 10 की पावर 11 इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ये कितना हो गया 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11. ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर कट जाएगा और 2 बचेगा. तो 6.67
6 into 10 की पावर -11, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 24, ये बचा। हो गया? इसको कैलकुलेट कर लो। दिस विल बी हियर 9, 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। ठीक है, रीअरेंज कर दिया। अब ये कितना होगा? 6, 7, ये बनेगा 40.02, 10 की पावर 24 बाय 9 माइनस करो 15 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। Now see, the force is very huge. The force of attraction is very huge. So इसको 40 लाइट कर सकते हैं, 40 लाइट कर सकते हैं, 40? 40.40 हाँ 40 कर सकते हो, नो इशू। 40 कर सकते हो, 40 न्यूटन, 40 into 10 की पावर 15, या फिर you can write it as 4 into 10 की पावर 14। Approximately इसको 4 into 10 की पावर 14 न्यूटन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? आसान था। चलो अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग करता हूँ इसको। सपोज अब मैंने आपको बोला अब मैंने यहाँ पे इसका मास यहाँ पे कितना कर दिया? 20 ग्राम कर दिया, 20 किलोग्राम कर दिया। ठीक है, 20 ग्राम कर दिया, 20 किलोग्राम करें। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ D between them so that the force between them is this much। ठीक है, what is D between them so that F remains same। पार्ट 2 ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ठीक है, पहले वाला 9th लेवल था, अब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला मासेस के डिफरेंट कर दिए। ठीक है, एक मास मैंने 20 कर दिया यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D नाउ सो दैट द फोर्स रिमेन सेम। दोनों के बीच में फोर्स सेम रहे तो D की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आसान क्वेश्चन। उसमें सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला, सेकंड पार्ट इसका ये है कि मासेस गिवन है, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 4 into 10 की पावर 14 न्यूटन। इतनी फोर्स चाहिए, तो D कितना होना चाहिए? तो F इक्वल टू G by R स्क्वायर। तो F इतने होना चाहिए 4 10 की पावर 4 14 सॉरी। G कितना है? 6.6 7 10 की पावर 11 -11 सॉरी। और मासेस कितनी है? 10 की पावर 44 कर दो इसको। 24 और 24 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होना चाहिए? नो आइडिया। निकल सकते हैं? तो 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 कर दो। 14 इधर था ना, उधर कितना हो गया? कम कर दिया। ठीक है, 2 to the 4 2 3 the 6 बोलो। तो 2 R square इक्वल टू 20.01 कैसे 20 मान लो 20 into 10 की पावर 3 सॉरी 30 into 10 की पावर -11। ठीक है,
20 कैसे है, इसको मल्टीप्लाई कर 3 को 3 इससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है यार आसान है। यहाँ पे कितना रहेगा 10 देंगे, 10 की पावर 20 है, 10 की पावर माइनस 11 है, इन दोनों की पावर आपको से सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको इसको नहीं यार सोल्यूशन नहीं पता था होगा 90 ये अंतर है। तुम लोग यार पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हो, हो गया, इतना टाइम लगेगा आपने सीधा कर दिया, तो सीधे ही करो ना, घुमाके क्यों करना है उसको, ये अंतर है। यानी इनके बीच में डिस्टेंस और कम हो गया, ठीक है। पहले डिस्टेंस कितना था 10 की पावर 11 था ना यहाँ पे, अब कितना रहेगा 10 की पावर 10 रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। इजी है, इसमें एक क्वेश्चन आता है वेक्टर्स वाला, लेकिन मैं वेक्टर वाला क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा आपको, तो बाद में कराऊंगा, जो आपका वेक्टर थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा तब कराऊंगा। क्वेश्चन है कि एक प्लैनेट है जिसका मास है, एक प्लैनेट है यहाँ पे, दिस इज प्लैनेट, और इसका मास है 10 की पावर 20 kg, ओके। और यहाँ पे सेंटर पे कौन है, सेंटर पे एक सन है, मान लो सेंटर पे सन है, और ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस है r इक्वल टू से 10 की पावर 10 मीटर मान लो। The planet is revolving around the sun. सन का मास यहाँ पे दिख गया था आपको 10 की पावर 30 kg। सन का मास कितना है 10 की पावर 30 kg। Now the planet is revolving in circular orbit around sun, ठीक है। Find the speed of the planet। आसान क्वेश्चन है, प्लैनेट आसान ही है, वो भी पता लगेगा तुम्हें। प्लैनेट जो है वो सन के सराउंडिंग में घूम रहा है, ओके। अब कैसा ट्राई के यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट दिया गया है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और जब भी सर्कुलर मोशन होता है, याद रखना किसका नाम आता है, सेंट्रीपिटल। जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार होती है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो कि सेंटर की तरफ लगती है और सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन साथ में ये भी मैंने बताया था, पहले से कोई फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए पर्टिकुलर नई फोर्स नहीं है, नाम जरूर नया है, लेकिन कोई एक्चुअल में नई ओरिजिनल फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या है, घुमाना, गोल गोल घुमाना, सर्कुलर मोशन करवाना। तो कोई फोर्स होगी एक्चुअल में, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एंड न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर, 4 ये फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के अंदर है। इनके अलावा कोई और फोर्स होती ही नहीं है। इनके अलावा जितनी बाकी सारी फोर्सेस हैं, दे ऑल आर इमेजिनरी फोर्सेस। तो जो अपने बाद में फोर्स होने वाली है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आएगी, ग्रेविटी बनाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है सन और इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। सन भाई मैं सन हूँ और तुम प्लैनेट हो, मैं तुमको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ इस तरह से,
तो मेरे और तुम्हारे बीच में ग्रेविटी फोर्स है, तो मैंने तुमको पकड़ा हुआ और ऐसे ऐसे घुमाई जा रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब आई एम अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स मी एंड आई एम जस्ट पुशिंग यू दिस वे, ताकि तुम गोल गोल घूमो। तो क्लियर है ग्रेविटेशनल फोर्स कंडीशन क्या है यहाँ पे, रिमेंबर इट बेटा। जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स आनी ही आनी है, श्योर है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक पढ़ाया होगा आपको, बैंकिंग ऑफ ट्रैक पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया बैंकिंग। अच्छा वो सुना तुमने बोहर थ्योरी तो सुनी होगी। बोहर थ्योरी में एक न्यूक्लियस होता है ना, एटम का, और ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूमते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, न्यूक्लियस प्लस चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमे। बोहर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर थ्योरी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी आएगी समझ लेना कि कोई पुरानी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल बना रही है। ओके, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर, तो ये ग्रेविटी फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स Fg और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर हमें ऐसा लिखना होगा Fg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक चीज अभी के लिए याद कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। इसको याद कर लो कि ये जो फॉर्मूला होगा ये आपको पता लगेगा यूनिट 3 के अंदर। इस महीने के एंड तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपको यूनिट 3 कवर करवाऊंगा, और उसके लिए आपको ऐसे एक घंटा डेली लगाना पड़ेगा। चाहे आपको नींद आए, 1 से 2 घंटे बैठ के जो मर्जी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो Fg इक्वल टू Fc, क्योंकि जब स्कूल खुल जाना है ना, और खुल जाने इस महीने के लास्ट तक 9 to +2 तक, 9 to +2 तक, और वो भी उनके लिए खुल रहे हैं जो जिनके पेरेंट्स रिटर्न में देखें कि भाई मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए स्कूल में ले जाकर। तो आई डोंट थिंक कोई पेरेंट लिख के देगा, मत लिख के देना, मत लिख के देना। अनलॉक 4 में ये गाइडलाइंस आएंगे। सर वो तो है ही है, मान लो कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। चलो देखते हो ना कि ये Fg इक्वल टू Fc आ गया, कंडीशन लगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। इसका मतलब ये है ग्रेविटी फोर्स बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा इनके बीच में, Gm/r² इक्वल टू Fc कितना होता है, mv²/r। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, मास इनटू v²/r। सिर्फ इसी की अच्छी हाँ, सिर्फ इसी केस में लिखते हैं, मतलब ऐसे जितने भी केसेस और बनेंगे जहाँ पर भी ग्रेविटी वाला कंसेप्ट होगा और प्लैनेट गोल घूम रहे हैं, तो वहाँ पे यही रखना है। इवन कैप्लर ने अपने लॉस के अंदर यही फॉर्मूला सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन ओके, मास मास कौन सा प्रूव करेंगे। इसका प्लैनेट का मास स्मॉल m, इसका मास है सन का कैपिटल M, इसका स्मॉल m मास है। प्लैनेट घूम रहा है, सन तो बीच में फिक्स है, प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो मास ऑफ प्लैनेट, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रही है, सन पे उल्टी लग रही है। सन तो घुमा रहा है, सन घुमा रहा है, किसको घुमा रहा है, प्लैनेट को। तो प्लैनेट की ये वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन mv²/r। ठीक है, तो प्लैनेट का मास होगा, तो ये प्लैनेट का मास
ये इसका मास उड़ गया यहाँ पे, आर से आर खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्या निकल के आता है GM/R इक्वल टू V स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट, तो V इज इक्वल टू GM/R और इसका अंडर रूट। G की वैल्यू पुट करो, M की वैल्यू पुट करो और R की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट सॉल्व करो, आंसर आ गया, स्पीड आ गई। करो घर बैठ कर लेना इसको, ठीक है? अभी कर सकते हो, अभी कर लो, कैलकुलेटर है तो। सर आपको कैरियर का पुट करना है जैकेट या यार दो मास है ना, दो बॉडीज के बीच में बोल्ट है ना, एक सन का मास होगा, एक प्लैनेट का मास होगा, तो ये प्लैनेट का मास तो कैंसिल हो जाएगा, सन के मास बचेगा, वो भी अल्टीमेटली घुमा कौन रहा है, इसलिए वो बचेगा। कैलकुलेटर से क्या है? साहिल एंड चिराग जो आप लोग भी यार रिप्लाई कर दिया करो, मैंने बोला कि आंसर सॉल्व करके पिक्चर खींच के भेजो जल्दी से। बच्चों देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसको समझ लेते थे। स्मॉल जी कैपिटल जी में फर्क है। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लास 9 में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तुम लोग मुझे सब्जी वाले बना दोगे। यहाँ पे बच्चे स्मॉल जी कैपिटल जी में फर्क है। कैपिटल जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नोट कर लो फटाफट, कितना आंसर है लक्ष्य? √6.67 तुरंत निकालना 6.67 that is 9। इसका बच्चे रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉपिक है। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन क्या बनेगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लिखेंगे स्मॉल जी। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल जी। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल जी होगा। अब देखो, ये हमारे पास में अर्थ है, दिस इज प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ। ठीक है बच्चों, प्लैनेट अर्थ। इसका मास है कैपिटल एम, और याद रखना बाय डिफॉल्ट जो अर्थ का मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रिमेंबर इट, अर्थ का मास वैसे कई बार गिवन भी हो सकता है आपको। अर्थ का मास 10⁻24 किलोग्राम इतना होता है, 10⁻24 किलोग्राम। और अर्थ का डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो एवरेज में काउंट करेंगे हम, एवरेज डेंसिटी वो होगा बच्चों लमसम 5500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, 5500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर में ये डाटा होता है। पानी की डेंसिटी पता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर में पानी जो होता है वो कितना होगा 1000 किलोग्राम ऑक्यूपाई करेगा। यदि अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो उसके अंदर पानी 1 किलोग्राम मास का कंटेन होगा। तो अर्थ में पर क्यूबिक मीटर कितना मास है 5500 किलोग्राम है, अच्छी खासी डेंसिटी। ठीक है, जो प्लैनेट अर्थ है, तो आप मुझे बताओ प्लैनेट अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर। इमेजिन, अदरवाइज हमारी अर्थ यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, हमारी अर्थ जो है वो स्फीयरॉइडल शेप की है, ऊपर से फ्लैट, ऑरेंज की तरह, जैसे ऑरेंज था ना ऊपर से फ्लैट और साइड में बॉट ऐसे ब्रॉडर। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर लेके चलते हैं, अदरवाइज हमारी अर्थ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है। ठीक है, ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम लोग ऐसा करेंगे। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर लेके करें और यूनिफॉर्म लेके करें तो माइनर वेरिएशन आती हैं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए यूनिफॉर्म स्फीयर लेके चलते हैं। क्लियर है? ओके, अब आज का सेंटर ऑफ मास होने वाला है, वेयर सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये होगा CO1। यार अर्थ का सारा मास कहाँ कंसंट्रेट करेगा? जो है तुम्हारे सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास जो है बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, क्रूशियल मतलब जरूरी। ओके, तो एंटायर मास of earth is concentrated at its center, इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि उसके ऊपर लाई करने वाली हर बॉडी एक पॉइंट मास की तरह है। आप माउंट एवरेस्ट ले लो, आप आईफल टावर ले लो, आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग ले लो, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ले लो, आप वो सारी की सारी दे आर जस्ट लाइक पॉइंट मासेस। क्यों? बिकॉज अर्थ का साइज बहुत बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉइंट मास इमेजिन किया, ये क्या है? पॉइंट मास ऑफ स्मॉल एंगल। Getting this point or not? Yes. इन दोनों के सेंटर्स के बीच का दूरी कितना है? R, where R is what? Distance between two bodies. कौन कौन सी बॉडीज? एक बॉडी ये है सेंटर ऑफ मास और एक ये मास, यानी कि दिस इज M, दिस इज कैपिटल M। ये इस तरह से हो गया स्मॉल m और ये हो गया कैपिटल M, और इनके बीच में दूरी कितना है? which is the radius of earth, distance between two bodies which is equal to radius of earth। सोचो, मेरा डिस्टेंस, हमारे सबका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस के बराबर ही है यार। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर, है ना। ये अर्थ है कि 6400 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, आईफल टावर लगा, क्या लगा, बुर्ज खलीफा लगा। चलो इसका हाइट में 1 किलोमीटर मान देता हूँ। हाइट कितना मान लिया मैंने? 1 किलोमीटर मान लिया। तो अगर 6400 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जोड़ भी दोगे तो कितना बनेगा? 6401 किलोमीटर, ना के बराबर वेरिएशन होगी। तो हम उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए 6400 ही रखेंगे। अब अर्थ की सरफेस में कोई बिल्डिंग है मान लो 100 किलोमीटर ऊंची, जो कि इम्पॉसिबल है बनाना, सभी जानते हैं। उस कंडीशन में ये चीजें फिर डिफर करेंगे, ठीक है। फिर यार ऐसे नहीं, थोड़ा सोच समझ के चीजों को अप्लाई करना है।
तो ये m जो है यहाँ पे स्मॉल m किसका मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो कि सरफेस ऑफ अर्थ को लाई जाती है। दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या इस बॉडी को, पॉइंट मास को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी? और क्या ये मास छोटा है, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। क्यों खींचेगा यार? डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? 6400 किलोमीटर है। मैंने क्या बोला था, अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा उनके बीच में, जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में, तो ये फोर्स बहुत कम होने वाली है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट अगर हमारे आपके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वी विल बी टेकन एज पॉइंट मासेस, और ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे लगती है? पॉइंट मासेस के बीच में लगती है, समझे? यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो ये लगने वाली होगी। दिस इज Fg। सर बट अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर, फिर इसको क्यों लेके पॉइंट मास है? सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास बनाने का पर्पस क्या था? ये पर्पस। अब जितने भी ऐसे फॉर्मूलास लगाओगे ना, सब के सब सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लगता है। अंधे के कम आई है तो कम ही है। कितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कितनी मशीनरी डेवलप होती है, कितने इंजन बन रहे हैं, क्या कुछ कितनी टेक्नोलॉजी बन रही है, वो सब इन थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर तो बन रही है। ठीक है, बेकार चीजें नहीं। अभी आपको ना 12th लेवल पे उतना इसका एप्लीकेशन नहीं पता लग पाता है, बट अगर सोचोगे तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार मतलब इसकी लिमिटेशन कोई है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। अब कोई कहे कि मैं 100 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहूँ, तो 100 किलोमीटर बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी, और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी आएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बैलेंस करना मुश्किल होगा, तो बिल्डिंग की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। और अगर हल्की सी भी तेज हवा चलेगी ना ऊपर, तो तेज हवा जब लगेगी तो टॉर्क बहुत ज़्यादा बनाएगी। समझो बात को, अगर ये बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और एक इतनी सी बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये एयर का फोर्स लगा, ये हवा का फोर्स है, तूफान है ना लोग, हवा का फोर्स लगा, और ये जमीन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो यहाँ पे आर की वैल्यू काफ़ी कम है, जो टॉर्क लगेगा इसका, ये बिल्डिंग है, अगर इस पर फोर्स लगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी ऐसे। अरे बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, इस पर फोर्स लगे तो गिर जाएगी ऐसे। लेकिन यहाँ पे छोटी बिल्डिंग पर टॉर्क कम होगा, बड़ी बिल्डिंग होगी तो यहाँ पे सेंटर हो गया, ये फोर्स लग रही है और ये डिस्टेंस हो गया, और अब यहाँ टॉर्क ज़्यादा होगा। बड़ी बिल्डिंग में टॉर्क ज़्यादा होगा तो बड़ी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इससे गिरना आसान हो जाएगा। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो इन चीज़ों को स्टडी करके फिर बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करते हैं। आप देखना जब जो बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, या तो वो ट्रायंगुलर शेप में होंगी यूएसए वगैरह के अंदर, या तो वो राउंड शेप में देते हैं, कर्व रखते हैं, सो दैट एयर का फ्रिक्शन कम से कम लगे। अब जो हाई स्पीड कार्स होती है उनका डिज़ाइन एरोडायनामिक होता है, वो एरोडायनामिक क्या है, ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम लगे, एयर का फ्रिक्शन। एक स्कूटर होता है, डिब्बा है, सीधा फोर्स लगती है उसके जो फ्लैट वो होता है फ्रेम, और उसकी एक्सेलरेशन उतनी तेज नहीं होती है। वही आजकल एक्टिवा आ गए, जुपिटर वगैरह आ गए, उनका डिज़ाइन देखो स्लिक डिज़ाइन होता है, ऐसे कर्वी डिज़ाइन होता है। जितना कर्वी डिज़ाइन होगा उतना बेटर उसका पिकअप होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज इस पे फिजिक्स पे आ जाओ, ग्रेविटी पे आ जाओ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लग गई? ग्रेविटी फोर्स लग रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, या मैं अगर दूसरे वर्ड्स में आपको बोलूँ कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉडी, व्हाट इज द वेट ऑफ द मास m, वो जो स्मॉल m है, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है, उसका वेट क्या होगा? हम सभी को पता है वेट mg होता है,
सभी को पता है वेट एमटी होता है, यस और नो? वेट की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू ग्रेविटी होती है ना। ये वेट होगा एमटी, तो वेट जो होगा यहाँ पे क्या होगा? m इंटू जी होगा। दैट जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है, ये वेट होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये होगा कि किसी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से क्या एक्सेलरेशन आएगी, किसी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से क्या एक्सेलरेशन आएगी। अगर मैंने इसको गिराया यहाँ पे नीचे, तो ग्रेविटी की वजह से इसमें कितनी एक्सेलरेशन आ रही है? वो कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जी की वैल्यू जो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि t0 है, तो इस समय बॉडी की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो इनिशियल स्पीड मान लो, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड बॉडी की स्पीड कितनी होगी? 10 में 10 और जोड़ दो, कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड होगी। अगले 1 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 सेकंड, 1 से 2, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। यानी हर 1 सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये निकलता है 2 से कितना होगा? 220 प्लस 30, 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकंड। इस तरह से एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि हर सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड की मतलब अमाउंट से स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जब आप ऐसे बैठते हो, कोई भी ऐसे बैठते हैं, ऐसा मतलब है कि वो सोने की कंडीशन में। सीधा बैठो, हाँ सीधा बैठो। समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी बात चलती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ याद है आपको? न्यूटन सेकंड लॉ, एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्सेलरेशन क्या बताया उसने? F बाय में पढ़ा है, ए की वैल्यू कितनी बनी? F बाय मास। अब ये F क्या है? F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो ये बॉडी है और ये बॉडी है, इन दोनों के बीच में, इसमें और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है? G बाय इनके बीच का डिस्टेंस r। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? G और ये एक्सेलरेशन किसकी है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। स्मॉल m में एक्सेलरेट होगा, कैपिटल M तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा क्योंकि वो तो बड़ा ही बहुत है। नहीं है? आ गया? Gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m। ये उड़ गया यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर, और इसी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए सिंबल क्या बना है? स्मॉल g बना है। तो g का फॉर्मूला क्या निकल गया है बच्चों? g का फॉर्मूला निकल गया है, इसको अच्छी तरह से नोट्स में छाप लेना। Gm बाय r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच इज this is independent of mass of bodies on earth। इतना इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट लिखा है मैंने आपको, G इज इक्वल टू Gm बाय r, सॉरी G इज इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर। यानी कि बॉडी का मास क्या है? मेरी बॉडी का मास क्या है? अर्थ का मास कितना है? डज नॉट मैटर। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगी और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करेगी। अर्थ की ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगी? अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही मून की ग्रेविटी मून के मास पे और मून के रेडियस पे,
यानी किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी डिपेंड करती है उस प्लैनेट के मास पे और उसके रेडियस पे, यानी उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है, उस पे रहने वाली छोटी मोटी बॉडीज पे डिपेंड नहीं करती। ले रहे हैं, यानी कि एक 5 किलोग्राम के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है और एक 10 क्विंटल की बॉडी के लिए भी इतनी ही ग्रेविटी है। समझो बात को, अगर एक छोटी सी यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे एलिफेंट है, हाथी है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, हाथी है, और एक यहाँ पे चींटी है, एंड इसके लिए भी जी कितना है 9.8 है और इसके लिए जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है। जी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, जी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। क्यों? बिकॉज इनके मासेस पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटी डिपेंड किस पे करती है? प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस। ठीक है, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, देख लो। तो यहाँ पे फैक्टर आता है बच्चों, जी डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट। नोट, जी डिपेंड्स on mass and radius of planet only। ठीक है, अब ये मत बोलना कि जी जो है वो कैपिटल जी पे डिपेंड करता है। कैपिटल जी इज कांस्टेंट। उसका यूज क्या है? जो हमारे पास 6.67 है उसका यूज क्या है? इसका तो पता है कि ये बॉडी की वैल्यू वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्चुअली जो हमने दो बॉडीज के बीच में फोर्स ली है ना, हमने फोर्स से ही ये निकाला ना एक्सेलरेशन। जो फोर्स है ग्रेविटी फोर्स, उसमें तो जी है ही ऑलरेडी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए रखते हैं सो दैट जो माइनर फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे मान लो कि एक बॉडी है बहुत दूर है, लाइट ईयर्स अवे है, उसका मास हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो उसके मास को बैलेंस करने के लिए या उसमें जो माइनर वेरिएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं, 10⁻⁻11। अब ये इतनी क्यों रखते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब जो है वो आपको कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के बाद में मिल जाएगा, वो अलग चीज है। देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी। ठीक है, वो बहुत आगे की बात है। बस अभी आप ये देखो कि यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन the mass of the planet, sorry, mass of the object। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे if I put after putting g equal to 6.67 10⁻⁻11, mass of earth will be 64, 6 into 10⁻24 kg, and radius of earth 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू सारी बच्चों पुट करेंगे ना, तो जो जी आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जी इतना आएगा। घर बैठ के कर लेना ट्राई, रिजल्ट आएगा। यदि होती तो ये आई कहाँ से, ये यहाँ से आती है। अब तो आपको यही बताया गया ना कि ये वैल्यू इतनी होती है। अब आपको 11 में ये सिखाया जा रहा है कि ये वैल्यू आई कहाँ से, तो इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ना, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो आपको अर्थ की ग्रेविटी मिलेगी। और अलग अलग प्लैनेट पे ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, सबको पता है बात। मून पे ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6 होती है, याद है सबको? फॉर एग्जाम्पल देखो, देखा जाए मून की जो ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी 1/6 की ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है, सबको पता है। वहीं अगर बात की जाए उसकी जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से भी ज़्यादा है। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से भी ज़्यादा है। इसी वजह से जुपिटर पे जो गैसेज है वो बहुत अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो हल्की फुल्की गैसेज होती है ना, वो तो यहाँ टिकी नहीं पाती, वो सब हवा उड़ जाती है एटमॉस्फेयर ऊपर वैक्यूम के अंदर।
I mean they leap into the space. Moon has no atmosphere. Moon has no atmosphere. क्यों? Because वहाँ पे ग्रेविटी इतनी कम है कि वो गैसेस को होल्ड कर ही नहीं पाती, गैसेस उड़ जाती हैं. बट अर्थ पे ग्रेविटी इतनी है कि वो गैसेस को पकड़ के रखती है. और जुपिटर पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो जो गैसेस नहीं चाहिए प्लैनेट पे उनको भी वो पकड़ के रखती है. लाइक मीथेन वगैरह. मीथेन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, तो वहाँ मीथेन बहुत है जुपिटर पे. जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यहाँ मीथेन बहुत है कि यहाँ ग्रेविटी बहुत है. ग्रेविटी इसलिए बहुत है बिकॉज उनका साइज बहुत ज़्यादा है. मीथेन की वजह से सैटर्न जो है उसका रेडिश अपीयरेंस आता है. सैटर्न जो है उसका रेडिश अपीयरेंस आता है, रेड, मीथेन की वजह से. हाँ ओके, तो ये है बच्चों, बाकी हम कल करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करेंगे.